नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुबह 5:30 बजे के करीब शिवनंदी के पास में बादल फटा है, जिसकी वजह से मलबे का पहाड़ सड़क पर आ गया और मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आरसीसी कंपनी को भी इस बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। जो मलबा सड़क पर आया है उसकी वजह से कंपनी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर शिवनंदी के पास रविवार सुबह बादल फट गया, जिसकी वजह से हाईवे के 50 मीटर ऊपर से भारी मलबा सड़क पर आ गया और हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से आरसीसी कंपनी के क्रेशर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा। कंपनी की एक जेसीबी मशीन, 3 डंपर और कई अन्य मशीनें मलबे में दफन हो गई। भारी मात्रा में निर्माण सामग्री भी बर्बाद हुई है। वहीं दूसरी ओर सड़क पर मलबा आने के कारण दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। विभाग ने दोपहर 2 बजे राजमार्ग को खोलकर आवागमन सुचारू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरे 8 घंटे बाद खोला गया है, जिसके कारण मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप राणा आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरह से बादल फटने की खबर सामने आई है, क्या जानमाल का भी कुछ नुकसान हुआ है इस पूरी घटना में? देखिए, आज सुबह तड़के 5:30 बजे की खबर जिस तरीके से रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवगंज के पास ये पूरी घटना हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी है, अगर उनकी माने तो वहाँ पे 5:30 बजे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे करीब 50 मीटर ऊपर पहले एक बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद भारी मात्रा में करीब 1 मिनट के अंदर दोनों वहाँ पे जो है मलबा आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग पर। उसके ठीक नीचे जो आरसीसी कंपनी जो ऑल वेदर निर्माण कार्य में जुटी हुई कंपनियां, उनका क्रेशर प्लांट वहाँ पर था और वहाँ पे करीब 15 से 20 मजदूर की वहाँ पर थे। लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जो मजदूर थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन जो क्रेशर प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे करीब 3 डंपर मलबे में दफन हो गई है। इसके अलावा एक जेसी की मशीन थी, वो मलबे में दब गई है और जो तमाम निर्माण सामग्री थी, ड्यूटी थी, डेटा था, थी, तमाम सामग्री थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि भारी भरकम मलबा आया है, करीब 8 घंटे तक ये पूरी तरह से राजमार्ग बाधित रहा और दोनों तरफ से वाहनों की कतारें लगी रही और दोपहर 2 बजे करीबन इस मार्ग को जो निर्माण जो ऑल वेदर कार्य में जुटी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा खोला गया और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग है वो मुस्तैदी के साथ जुटे रहे और उसके बावजूद भी 8 घंटे इस पूरे राजमार्ग को खोलने में बिल्कुल कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बहुत सारी हुई होंगी और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पूरे मामले को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग या प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है? जो ये घटना हुई है उसके बाद से ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है, एनडीआरएफ है और पुलिस के जवान है वो मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने जो राहत और बचाव के कार्य है वो तत्काल ही आरंभ कर दिए थे। लेकिन जो मलबा जो भारी भरकम बड़े पैमाने पर यहाँ पे मलबा आ रखा था, इस वजह से हालांकि 3 से 4 जेसीबी मशीनें मलबा साफ करने में जुटी थी, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था कि 8 घंटे लगे। हालांकि जब ये पूरा जाम लगा रहा राजमार्ग पे, तो दोनों तरफ से जो वाहनों में मुसाफिर फंसे हुए थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं बीमार लोग थे, उनको अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हालांकि 2 बजे जब ये मार्ग खुला तो लोगों ने कहीं राहत की सांस ली। एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा, दरअसल उत्तराखंड का आपदाओं से पुराना नाता है। इससे पहले हमने देखा था उत्तरकाशी में बादल फटा था, उसके बाद ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही का मंजर था उसके जख्म आज भी ताजा हैं। उससे पहले हम लगातार खबरें देखते आए हैं कि चमोली में किस तरह से बादल फटते हैं, उसके बाद जो आपदा आती है उसका नुकसान भी हमने देखा है, उसका दंश भी उत्तराखंड आज तक झेलता आ रहा है। आखिर उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अब प्राकृतिक आपदा होनी है उसका पहले से पता नहीं चल सकता, लेकिन बचाव के लिए तरीके तो अपनाए जा सकते हैं। आखिर कहां पर चूक हो जाती है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं?
आपदाओं की दृष्टया अगर हम पूरे पहाड़ को लेकर काफी संवेदनशील ये पहाड़ी भूभाग रहा है, और क्योंकि मध्य हिमालय का ये भाग क्षेत्र है, तो यहाँ पे अक्सर आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला रहता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य को बने करीबन 2 सप्ताह समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अब तक कोई आपदा प्रबंधन का ऐसा ठोस मॉडल नहीं बना पाए हैं जिससे जब आपदा आती है उस दौरान तत्काल रेस्क्यू और बचाव के कार्य किए जाए। उसके उलट हर समय जो पर्यावरणविद है, प्रकृति प्रेमी है, वो समय समय पे चेताते रहे हैं कि पहाड़ के साथ अनावश्यक जो छेड़खानी की जाती है, इसके कारण ही प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कुलदीप हमारे संवाददाता पूरे मामले को लेकर के जानकारी दे रहे थे, दरअसल प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ को भी इसके पीछे बड़ी वजह वो बता रहे थे। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, अगर आपको पेड़ पौधों में दिलचस्पी है, आपको पहाड़ों पर घूमना पसंद है, तो आपके लिए उत्तराखंड से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको एक से बेहतर एक नजारे देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में आजकल जो नजारे हैं वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलने लगे हैं। तो प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केदारनाथ में स्थापित ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गया है और कई पौधों पर इस हफ्ते में और भी ब्रह्म कमल खिल जाएंगे। बता दें कि साल 2017 में पुलिस ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्म वाटिका भी शामिल है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से मंदाकिनी नदी के दूसरी ओर ध्यान गुफा के पास ब्रह्म कमल के उत्पादन के लिए 2 प्लॉट और भैरवनाथ मंदिर के पास 1 प्लॉट तैयार किया गया है, जिनमें ब्रह्म कमल के 200-200 पौधे रोपे गए थे। कुछ दिन पहले ध्यान गुफा के पास वाली वाटिका में एक ब्रह्म कमल का फूल खिला है। डीएफओ केदारनाथ वन्य जीव अमित कंवर से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों प्लांट में ब्रह्म कमल के ज्यादातर पौधे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो रुद्रपुर में ब्रह्म कमल खिलने लगे हैं, ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलने लगे हैं, और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए इससे बेहतर खबर कोई और नहीं हो सकती। केदारनाथ धाम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा वर्ष 2020 में ब्रह्म कमल वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नर्सरी निर्माण और 3 प्लॉट्स 1 हेक्टेयर ईच के जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें ब्रह्म कमल की पौध का जो है वो रोपण किया गया था। इस वर्ष ब्रह्म कमल की पौध जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और जो है 3 प्लॉट्स में से 1 प्लॉट में ब्रह्म कमल की जो है वो फ्लावरिंग भी जो है हो गई है, और आने वाले समय में और भी ब्रह्म कमल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग की जो है। अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं तो आपके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दरअसल जो भी पर्यटक कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल में रूसी बाईपास के पास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे पर्यटकों के वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बिना कोविड जांच के किसी को भी नैनीताल में एंट्री नहीं करने दी जा रही है। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारी संख्या में पर्यटकों के नैनीताल आने के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद से सख्ती बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड अगर घूमना है तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, और अगर आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे और उत्तराखंड में घूमने जाएंगे तो पुलिस का हंटर आप पर कभी भी पड़ सकता है। पहाड़ों में झमाझम बरसात भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। जो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। इसके अलावा किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो पहाड़ों पर झमाझम बारिश से लोगों के साथ साथ किसानों के चेहरे खुल उठे हैं। बात अगर नैनीताल के लाल कुआं की करें तो पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी पड़ रही थी। अब बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं इस बारिश से किसानों को भी फायदा मिलेगा। फसल अच्छी होने की उम्मीद से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो एक और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।
जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर किसान भी बरसात देखकर खुश हैं, क्योंकि किसानों के अंदर अब ये उम्मीद जगी है कि बारिश होने के बाद उनकी मेहनत की फसल लहलहा उठेगी और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा और जो फसल होगी वो इस बार अच्छी होगी। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद में लालकुआं में बड़ी मुश्किलों से आज बारिश हुई है और वॉकिंग जाते समय हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी बारिश से। एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने के बाद पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बड़ी संख्या में पर्यटक सरोवर नगरी घूमने के लिए पहुंचे हैं। भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन जो पर्यटक हैं वो छाता लिए पर्यटक स्थलों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नौका विहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने के बाद पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। जहां एक और नैनीताल प्रशासन कोरोना के खतरे को देखते हुए एक्टिव नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरोवर नगरी में लगातार पर्यटक बढ़ते ही जा रहे हैं और पर्यटकों की भरमार भी देखने को मिल रही है। नैनीताल में बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन मौसम का ये बदला मिजाज भी पर्यटकों को खूब रास आ रहा है। पर्यटक भारी बारिश में छाता लेकर पर्यटक स्थलों पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान पर्यटक नाव की सवारी करते हुए भी नजर आए। तो एक और जहां उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, वहीं पहाड़ों पर झमाझम बरसात हो रही है और जो पर्यटक हैं वो भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। काशीपुर में भी झमाझम बरसात देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा तापमान में गिरावट की वजह से ठंडक भी बढ़ गई है। काशीपुर में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कच्चे रास्तों पर कीचड़ जमा होने की वजह से लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। तो एक और बारिश राहत लेकर आई है, गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जो कच्चे रास्ते हैं उन पर चलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि बारिश की वजह से इन रास्तों पर कीचड़ बढ़ गया है और जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें आवागमन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में मौसम सुहाना हो गया है और इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या भी उत्तराखंड में बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि मसूरी में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन सतर्कता भी बरत रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मसूरी में मसूरी देहरादून रोड पर कोठाल गेट के पास पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसकी वजह से मसूरी घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। दरअसल बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के किसी को भी मसूरी में एंट्री करने की इजाजत नहीं मिल रही है। साथ ही मसूरी में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर से पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों का चालान भी काटा जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने के बाद और कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि कोविड जांच रिपोर्ट स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल में ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही पर्यटकों को मसूरी जाने दिया जाए। इसी को लेकर कोठाल गेट पर वाहनों को रोका गया और जांच के बाद ही जाने दिया गया है। तो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है। लिहाजा प्रशासन अपनी ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो हैरान कर रही हैं और हैरान करने के साथ साथ
परेशान भी कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि जब लोगों की भीड़ की तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो फिर क्या ये तस्वीरें कोरोना को दावत तो नहीं दे रही हैं? सरकार कह रही है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहां प्रदर्शन कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर हरिद्वार से सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को भारत सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी दी और प्रदर्शन खत्म करने को कहा। पुलिस ने कोविड संबंधी धाराओं में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन ये एक तरह का एक अच्छे नागरिक की पहचान नहीं हो सकती। जिस तरीके से जो है तो इसे पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि किसान अपना आंदोलन नहीं कर पाए, किसान अपने आंदोलन में सफल नहीं हुए, वो श्रमिकों के आंदोलन में कहाँ से आ जाएंगे। ये तो एक राजनीतिक संगठन है और उन्होंने बिना मतलब के इस मामले को तूल दिया हुआ है ताकि गलत तरीके का मैसेज इस समाज में जाए। के दायरे में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। पूरी तरह से रोक लगाई हुई है धरना प्रदर्शन पर। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन करना या कंपनी के कार्य में बाधा उत्पन्न करना ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। और जब ऐसे में मामला जब विचाराधीन है, एक ट्रिब्यूनल लेवल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मामला है, तो यदि किसी को कोई पीड़ा है, किसी का कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो उसे वो अपना पक्ष वहाँ जाकर पूरी तरह से कह सकने के लिए स्वतंत्र है। इसके बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण के चलते कुछ लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कंपनी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये न्यायालय की अवमानना के साथ साथ वर्तमान में कोविड की जो गाइडलाइन है उनका भी उल्लंघन है। ऐसे में किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वर्तमान में पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से इसका प्रकोप और भी बढ़ सकता है, समाज इससे संक्रमित हो सकता है। अनावश्यक रूप से सितारगंज में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उन लोगों के चालान काटे गए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, उन लोगों से जुर्माना वसूला गया है। नगर के बिजली चौराहे पर चलाए गए इस अभियान के दौरान ट्रैफिक और कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई। मास्क न पहनने वालों, बिना हेलमेट के घूमने वालों से जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों को रोककर कार्रवाई करते हुए शीशों से फिल्म हटाई गई। सितारगंज पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने कहा कि चेकिंग अभियान के साथ साथ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट भी चेक की जा रही है। बिना RT-PCR रिपोर्ट के उत्तराखंड में एंट्री नहीं करने दी जा रही। ये MB एक्ट के तहत और जो कोविड एक्ट है उसके तहत यहाँ पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जो बाहर से आ रहे हैं उनमें अगर हम चेक कर रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट है या नहीं है, या उनके पास है या नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त तो उनके जैसे कागजात वगैरह देखे जा रहे हैं। इसके पास नहीं तो उसके चालान की कार्रवाई की जा रही है। ये MB एक्ट के तहत उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर भू कानून का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पर्वतीय बंधु समाज संस्था ने सरकार से सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। जो संस्था है उसका कहना है कि बाहर के लोग उत्तराखंड में आते हैं, पहाड़ों में जमीन खरीदते हैं और फिर यहां की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय बंधु समाज समिति के लोगों का कहना है कि पहाड़ों में जमीन खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण बाहरी राज्यों से संपन्न लोग कई इलाकों में कब्जा जमा चुके हैं और उत्तराखंड की संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और रोटी समेत सांस्कृतिक धरोहरों पर खतरा मंडरा रहा है और आने वाले समय में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। तो एक बार फिर से भू कानून का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। मांग ये है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में बाहर से आया है उसको भूमि संबंधी यानी कि जो जमीन है वो आवंटित ना हो।
अगर वो 15, 20, 25, 30 साल से यहाँ रह रहा है तो उसको केवल रहने के लिए ज़मीन दी जाए, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ किसी प्रकार का वो कोई उद्योग या हमारी कृषि भूमि खरीदता है, उसमें हम उत्तराखंडियों को आपत्ति है। बहुत दिनों से उत्तराखंड भू कानून के संबंध में चर्चा कर रही थी। हम लोग आपस में बैठ रहे थे, एक दूसरे से इधर उधर मिल रहे थे कि भाई क्या होगा, कैसा होगा। हमने जगह जगह इस संबंध में अपनों से भी बात की कि हर जगह उत्तराखंड वासी जहाँ भी है इस भू कानून के संबंध में आज चर्चा चल रही है और उम्मीद है हमें कि हम एक भू कानून। रुद्रपुर में एफसीआई गोदाम के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई थी। अब मामला नया तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मृतक युवक की पहचान रुद्रपुर के खेड़ा के रहने वाले इमरान के रूप में हुई थी। जानकारी के मुताबिक युवक इमरान पर चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद कुछ लोग उसे पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद इमरान की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जिस युवक की मौत हुई थी उसी का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग चोरी का आरोप लगाकर युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो अब ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। मामला नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एलिगेशन लगा था चोरी का और उस वजह से कुछ गार्ड और कुछ एफसीआई के कुछ गार्ड और कुछ ड्राइवर्स ने उसकी पिटाई करी थी। ये मामला पूरा संज्ञान में आया है, जिसको मामले को दर्ज कर लिया गया है मर्डर की धारा में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यरत एक कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस कर्मचारी का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। कर्मचारी अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी को बचाने की कोशिश में बीडी पांडे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतक कर्मचारी की पहचान प्रकाश जोशी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक रजिस्ट्रार ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और 2 साल पहले ही नियमित हुए थे। उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी और वो घर पर अकेले थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हरिद्वार में एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि मेरी बेटी के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे। कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ जिन लोगों ने दरिंदगी की है उन लोगों को सजा कब मिलेगी। सवाल पूछ रहा है कि आखिर बेटी के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे। मामला हरिद्वार के बुग्गावाला थाना इलाके का है। पीड़ित पिता से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी के साथ 1 साल पहले दुष्कर्म किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और आरोपियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मामले को लेकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद अब लाचार पिता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मेरी मांग ये है कि उस बच्चे का भी कुछ ना कुछ खर्चा मिलना चाहिए। अरे हम बहुत गरीबी आदमी है। मुझे और मेरी लड़की को जो मेरी लड़की के साथ में गलत कार्य हुआ उसकी हमें वो मिलनी चाहिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।